ये कोई पुली है, इस पुली है यहाँ पे बंधी हुई है, कोई पुली बंधी हुई है और इस ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ये आपको पता ही होगा 3 नियम होते हैं गति के। अब इसमें एक एक करके जरा समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि जड़त्व क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बच्चे समझ नहीं पाते, इसको महसूस नहीं कर पाते। जड़त्व है क्या चीज़, इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। इनर्शिया का मतलब ये है कि अपने अंदर होने वाला जो परिवर्तन है उसका विरोध करना, यानी अपने अंदर होने वाली स्थिति का विरोध करने का जो गुण होता है वस्तु का, वो कहलाता है जड़त्व। यानी अपने अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सिचुएशन में जो भी बदलाव होगा उसमें जो अपोजिशन इफेक्ट देगा वो कहलाता है ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर हमने देखा एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है मान लीजिए, तो ये बॉल है, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। या मान लीजिए कोई कार है और ये कार मान लीजिए मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये मूव ही करना चाहेगा। कब तक, जब तक इस पर कोई बाहर से बल आरोपित ना किया जाए। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर इसकी स्पीड 40 से कुछ और हो गई तो इसका ये मतलब है कि इस पर बल लग गया। 40 से 0 भी हो सकती है, 40 से 60 भी हो सकती है, 40 से 30 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहिए, या अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट में है तो इसे बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी ये है विराम जड़त्व, ये है विराम जड़त्व और ये है गतिक जड़त्व। अब इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया, इनर्शिया का मतलब होता है अपने अंदर होने वाला जो चेंज है उसको अपोज करना। तो अगर ये रेस्ट में है तो ये अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अपोज करेगा, यानी कहने का मतलब ये रेस्ट में रहना चाहेगा। और ये गतिक जड़त्व यानी अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो कहने का मतलब क्या है, सीधा सा फंडा ये है कि इनर्शिया की मीनिंग होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब यहाँ से एक बात और समझ में आती है, हम बार बार बोल रहे हैं बल। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया किस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ डिफाइन कर रही है, यानी जो जड़त्व है किस भौतिक राशि को परिभाषित कर रही है। तो इसका आंसर होगा बल। ध्यान से सुनिएगा, इनर्शिया किस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रही है, तो आंसर होगा फोर्स। इनर्शिया डिफाइन फोर्स। जो इनर्शिया है वो किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स को। यानी जो जड़त्व है बल को परिभाषित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जड़त्व बल को परिभाषित करता है, ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जरा हम ये समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यहाँ पर मैं एक कार ले लेता हूँ और ये भी कार मान लेता हूँ रेस्ट में है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। तो अब दोनों रेस्ट में है, ये भी विराम में है, ये भी विराम में है। अब मैं आपसे पूछूँ, ये कार है और ये बॉल है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मूव कराना है, इसको भी मूव कराना है, तो बताइए किस पे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, किस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई थिंक सबके दिमाग में आ गया होगा, आंसर है कार। कार पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि कार का वजन ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया किसकी ज़्यादा है, कार की ज़्यादा है, ना कि बॉल की। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो जड़त्व होता है
वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी, यानी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और समझ में आता है क्या कि जड़त्व की माप किस भौतिक राशि से की जाती है। लिख लीजिएगा, जड़त्व की माप किस भौतिक राशि से की जाती है, तो आंसर है द्रव्यमान। यानी इनर्शिया को मेजर किया जाता है किस क्वांटिटी से, तो उसका नाम है मास। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया, मास कम इनर्शिया भी कम। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, इज कॉल्ड नेट एक्सटर्नल या इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, एक्ट ऑन बॉडी। जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर आरोपित परिणामी बाह्य बल, ये इंपॉर्टेंट है, परिणामी बाह्य बल के बराबर होती है। समझिए, यही है सेकंड लॉ। अगर सेकंड लॉ की बात करें स्टेटमेंट में तो यही है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ F बराबर ma, F बराबर आप लिखते हैं ma, ये सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ है Fext यानी बाह्य बल बराबर हो गया, ये हो जाएगा संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ध्यान से सुनिएगा, संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब अगर हम डेल्टा P को, आपको मैंने बताया था P बराबर होता है m इंटू वी, यानी m, इसको अगर वेग में परिवर्तन देंगे तो यहाँ पर संवेग में ही परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और आपको पता होगा वेग में परिवर्तन बटा समय जो होता है ये कहलाता है त्वरण, इसलिए हम समझ में आया Fext बराबर m इंटू ए। ये सेकेंड लॉ नहीं है, सेकेंड लॉ से डराइव हुआ है ये, यानी द्वितीय नियम से ये क्या हुआ है, ये उत्पत्ति हुई है इस फॉर्मूले की, ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ ये है, दिस इज सेकंड लॉ, दिस इज नॉट अ सेकंड लॉ। क्लियर है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है 6 न्यूटन का सपोज करिए, और इस ऑब्जेक्ट का मास है कितना 2 kg। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान कितना होगा, इस वस्तु का त्वरण का मान कितना होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला F बराबर ma। ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कितना बाहर से परिणामी बल लग रहा है, भाई 10 भी लग रहा है, इधर 6 भी लग रहा है, परिणामी रिजल्टेंट कितना है, तो इधर 10 है इधर 6 है, तो 10 में से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना 4, तो नेट फोर्स कितना है 4। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम रख देंगे 4, मास हमारा दिया ही है 2 और एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम जरा समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। समझ में आ गई बात, तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट बचता है आपका थर्ड लॉ। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब किस तरीके से जरा इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई सतह है, और इस सतह पर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है अपने वेट के वजह से इस पर क्या करेगा, अपने वेट के वजह से इस पर एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, जो कि कितना होगा mg होगा, वेट mg फोर्स लगाएगा नीचे। तो इस फोर्स का मैं नाम दे देता हूँ एक्शन, क्रिया, क्या नाम देता हूँ क्रिया। और इसी वस्तु पर ये सतह जो है, ये सरफेस बदले में लगाएगा रिएक्शन, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं रिएक्शन फोर्स।
ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं विपरीत दिशा में। ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों बल जो हैं अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं विपरीत दिशा में। ये जो क्रिया प्रतिक्रिया बल है ये एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं, यानी ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं ये दो डिफरेंट बॉडीज पर एक साथ एक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज एट सेम टाइम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर, लिख लीजिएगा, कार्यरत होते हैं। हर टॉपिक का क्रीम पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, बट एग्जाम में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है एक्शन रिएक्शन। अब जरा हम ये समझते हैं, इस एक्शन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में करते हैं, और एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये परिमाण में भी बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, वह एक दूसरे विपरीत आ रहे हैं, तो ये टकराएंगे। तो जिस समय टकराएंगे तो ये वाला ए, ये बी, मान लो बी वाला ए पर लगाएगा अगर फोर्स इधर 10 न्यूटन का मान लेते हैं, तो ए वाला बी पर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, अपोजिट लगाएगा, और परिमाण में मैग्नीट्यूड में कितना लगाएगा, 10 ही लगाएगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्शन रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक और बात बता देता हूँ मैं, इसके कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं, दैनिक जीवन में कुछ इनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें से रिलेटेड। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रथम नियम है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जैसे मान लीजिए आप बस चल रही है, बस में आप खड़े हो इस तरीके से, अचानक बस ड्राइवर अगर ब्रेक लगाए तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, ये किसके वजह से होता है, जड़त्व के कारण होता है। या मान लीजिए बस खड़ी हुई है और आप बस में इस तरीके से खड़े हुए, अचानक बस चली, आप पीछे की तरफ चले जाते हो, तो ये किसके कारण होता है, इनर्शिया की वजह से होता है, जड़त्व के, क्योंकि हमारी बॉडी की इनर्शिया एकदम से सडन चेंज होती है, तो इस वजह से ये जो है हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सेकंड लॉ। यहाँ पर सेकंड लॉ के एग्जांपल्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिकेट मैदान है और एक कोई बॉल है जो इस तरीके से आ रही है, ये बॉल ऐसे आ रही है इस तरफ, और मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रिकेटर है जो यहाँ पर बॉल को कैच करेगा। तो अब आप देखिए, जब ये मान लीजिए इसकी रफ्तार है, कुछ रफ्तार है, मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड की यहाँ पर वेलोसिटी है इसके पास, बॉल के पास। जब ये बॉल हाथ में कैच कर लिया जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी 40 से कितना हो जाएगी, 0, यानी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, तो चेंज होगा 0 - 40, कुल मिला के समझ में आ गई बात कि चेंज होगा कितना, माइनस का 40 आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, इसलिए माइनस आ रहा है, बाकी चेंज होगा। तो इस वेग के परिवर्तन होने से संवेग में, यानी वेलोसिटी के चेंज होने में मोमेंटम में भी चेंज आ जाएगा, और चूंकि मोमेंटम में अगर चेंज आएगा तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट होगा, कैसे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कहलाता है क्या, F। तो अब इसमें चेंज आएगा तो फोर्स लगेगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स। अब आप देखिए आपके पास एक तरीका है कि फोर्स और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर इस चेंज का टाइम बढ़ा लें, अगर इस वेलोसिटी जो गेंद आ रही है इसका अगर समय अंतराल बढ़ा लें, तो समय अंतराल बढ़ा लें तो ये जो फोर्स है वो कम लगेगा, तो हाथ पे चोट नहीं लगेगा इतना। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो वेलोसिटी यहाँ पर 0 होनी है उसको हाथ को पीछे और कर लें, तो वेलोसिटी 0 होने में टाइम जो है बढ़ जाएगा, और फाइनली जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा। तो थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करें इन सारी चीज़ों को। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ के यूज़ रियल लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी आप यही देख रहे हो, और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके चलने में भी न्यूटन का थर्ड लॉ एक्ट करता है।
आपके चलने में भी, वॉक करने में भी न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और आई थिंक आप ये समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको इन तीनों के इंट्रोडक्टरी पार्ट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, प्लस क्वेश्चनों को 15 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करूंगा। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा ये कोई पुली है, इस पुली है, यहाँ पे बंधी हुई है, कोई पुली बंधी हुई है और इस ऑब्जेक्ट ये बंधे हुए हैं और आपसे पूछा इसमें रस्सी में तनाव कितना होगा, टेंशन फोर्स, इसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना होगा। और भी आपने देखे होंगे इस तरीके से अलग अलग टाइप के फिगर देखे होंगे, ये इंक्लाइंड प्लेन देखे होंगे। तो दुनिया भर के इसके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को हम 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।